अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। दूसरे दिन सुबह हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर प्रोग्राम बनाने लगे। इब्तदा कहाँ से की जाए, तालूत ने सवाल किया। इसका तयन अभी नहीं करते, सरे रात जो भी नज़र आ जाए हम किसी किरदार का इंतखाब कर लेंगे और जो हमें दिलचस्प मालूम हुआ बस उसी से इब्तदा कर देंगे। ये ठीक है, फिर कब चलोगे? बस थोड़ी देर के बाद, मैंने कहा और फिर हम तैयार होने लगे। लिबास वगैरह पहनकर हम दोनों बाहर निकल आए। होटल से बाहर आकर हमने टैक्सी भी नहीं पकड़ी और पैदल सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। चूंटियों की तरह रोजी की तलाश में सरगर्दा इंसान, चेहरों पर एक दूसरे से मुख्तलिफ तासुरात लिए, बेइत्मीनानी के शिकार, घबराए घबराए से, अफसुर्दा, खुशहाल, बेहाल, दौलत के नशे में सरशार, गुर्बत का शिकार, एयर कंडीशनड कारों में, टैक्सियों में, बसों के फुटपाथों से लटके हुए, रिक्शाओं में, पैदल, नंगे पांव, पोसीदा लिबास, इशरत के शाहकार। सैकड़ों चेहरे निगाहों के सामने से गुजरते रहे और तालूत के चेहरे के तासुरात बदलते रहे। बड़ी अनोखी है तुम्हारी दुनिया। सड़क के इस छोटे से टुकड़े पर कैसी मुतजाद कैफियत बिखरी हुई हैं। इस बदनुमा कैनवस पर मुसव्विर ने किस चाबुक दस्ती से मुख्तलिफ रंग फैलाए हैं। ये तमाम किरदार कितनी मुख्तसर जगह में समो दिए हैं। उसने संजीदगी से कहा, यह कैनवस तहद्दे नज़र फैला हुआ है तालूत, अपने जज्बात पर काबू पाओ, वरना दिल गम से भर जाएगा और तुम अपनी दुनिया में लौट जाने की ख्वाहिश करोगे। मैंने गमज़दा अंदाज में कहा। नहीं आरिफ, मैं हालात से इस कदर जल्द घबराने का आदी नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फासला तय होता रहा, हम काफ़ी दूर निकल आए। उस वक्त हम बच्चों के एक स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। नन्हे नन्हे खूबसूरत बच्चे स्कूल के हाथे के बाहर इधर से उधर खेल रहे थे। शायद उनका हाफ टाइम हुआ था। बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले आवाज़ें लगा रहे थे और बच्चे जम घट्टे बनाई ये चीज़ें खरीद रहे थे। आओ इन्हें करीब से देखें, तालूत ने कहा और मैं उसी तरफ बढ़ गया। मुझे ये नन्हे फूल बहुत पसंद हैं, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये हर दौर में हकीकत होते हैं। अगर कभी सच्चाई की तलाश हो तो इन बच्चों में गुम हो जाओ। उस बच्चे को देखो, उसके चेहरे पर कैसी मतानत है, वो सबसे अलग खड़ा है, तालूत ने कहा। फिर बोला, ज़रा आओ उससे गुफ्तगू करें, और मैं तालूत के साथ आगे बढ़ गया। तालूत बच्चे के पास पहुंच गया। हेलो, उसने कहा और बच्चा चौंक कर हम दोनों को देखने लगा। उसकी निगाहों में अजनबियत थी। आप इन सबसे अलग क्यों खड़े हैं बेटे? तालूत ने पूछा। कोई खास बात नहीं है जनाब, बस ऐसे ही, वो खा पी रहे थे। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो समझेंगे कि मैं उनकी चीज़ों में शरीक होना चाहता हूँ, बच्चे ने जवाब दिया। आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी? मैं यहाँ तालीम हासिल करने आया हूँ जनाब, खाने पीने के लिए नहीं। ओह, लेकिन इस वक्त तो छुट्टी है। हाँ, लेकिन मैं 14 का पहाड़ा याद कर रहा हूँ, लड़के ने जवाब दिया। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? हैं, मुझे एक आना रोज़ मिलता है। मेरी अम्मी बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है। मैं ये एक आना खट्टी मीठी गोलियों या सड़े हुए फलों में क्यों ज़ाया करूँ? मैं उसे रख लेता हूँ। अम्मी को पता भी नहीं चलता। कभी मुझे पेंसिल की ज़रूरत होती है, कभी कॉपी की, मैं खरीद लेता हूँ। एक बार अब्बू की दवा के लिए पैसे नहीं थे, मैंने पूरे 14 अन्य अम्मी को दिए थे। उनकी परेशानी दूर हो गई थी। मैंने तालूत के जिस्म में लर्जिश देखी। खुद मैं भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। आपके अब्बू बीमार हैं? हाँ, बच्चे ने अफसुर्दगी से कहा। काम नहीं करते? बीमार हैं तो काम कैसे करेंगे? बच्चे ने मासूमियत से कहा। अम्मी क्या करती हैं? बाजी और अम्मी कपड़े सीती हैं। मैं स्कूल से वापस जाकर कपड़े घरों में दे आता हूँ। आप रहते कहाँ हैं? नए मोहल्ले में, बच्चे ने जवाब दिया। बेटे, अगर हम आपसे दोस्ती करें तो आप हमारे दोस्त बन जाएंगे, तालूत ने पूछा, और बच्चा मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आप तो इतने बड़े हैं। तो उससे क्या होता है, दोस्ती अपनी जगह, तो बन जाइए, उसने हंसते हुए कहा, और तालूत ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बच्चे ने अपना नन्हा मुन्ना हाथ उसके हाथ में दे दिया और तालूत ने उसे गोद में ले लिया। भाई, हम खाली खाली दोस्ती नहीं करेंगे, आपको हमें अपने घर ले जाकर चाय वगैरह पिलानी पड़ेगी। तो फिर शाम को आप हमारे घर चाय पिएं, बच्चे ने दावत दी। ज़रूर, आप अपने घर का पता बताइए, तालूत ने कहा, और बच्चे ने पता नोट करवा दिया। तालूत ने उसे गोद से उतारा और फिर जेब से एक नोट निकालते हुए बोला, यह हमारी दोस्ती का तोहफा। दोस्ती तोहफों की मोहताज नहीं होती जनाब, ये मेरे अब्बू ने एक बार कहा था। छुट्टी खत्म हो गई है, मैं आपका इंतजार करूंगा। वह स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गया। तालूत मुंह फाड़े उसे देख रहा था। फिर जब बच्चा गेट से अंदर चला गया तो उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी दुनिया बिल्कुल ही मुफलिस नहीं है आरिफ, इसमें अजमत के मीनार मौजूद हैं। इस मासूम मुजाहिद की गुफ्तगू पर गौर करो, सब कुछ इसके सामने हीच हो जाता है और ये दुनिया फरिश्तों की बस्ती मालूम होती है। बड़ा होनहार बच्चा है, खुदा इसकी उम्र दराज करे और
इसे दुनिया की ठोकरों से बचाए। मेरे मुंह से निकला, हम शाम को इसके घर जरूर चलेंगे, देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने इसकी तरबियत की है। तालूत ने कहा और हम वहां से आगे बढ़ गए। धूप खासी तेज हो गई थी। मेरी तबीयत कुछ बेकैफ सी थी। मैंने फ्रांस जाने के प्रोग्राम बनाए थे, खुद को वहां की जगमगाती फिजाओं में देखा था, लेकिन तालूत की जिद के आगे मेरी जिद कैसे चल सकती थी। जब हम आवारागर्दी करते करते थक गए तो एक एयर कंडीशनड होटल का बोर्ड नजर आया। आओ कुछ खा पी लें, भूख भी लग रही है, मैंने तालूत से कहा और उसने गर्दन हिला दी। हम दोनों होटल की तरफ बढ़ गए। बेफिक्रों के कहके गूंज रहे थे। गर्मी थी, इसलिए होटल का हॉल काफी हद तक आबाद था। हम दोनों ने कैबिन का इंतखाब किया था। कैबिन में बैठकर हमने पर्दा खींच दिया और फिर वेटर के आने पर मैंने उसे कुछ चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। वेटर ने अभी ऑर्डर सर्व भी नहीं किया था कि कैबिन का पर्दा सरकाकर किसी ने अंदर झांका। एक खूबसूरत सा चेहरा था, दरमियानी उम्र लेकिन शगुफ्ता शगुफ्ता। ओ माफ़ कीजिएगा, क्या आप में से कोई शौकत साहिब हैं? उसने पूछा और पर्दा सरकाकर अंदर आ गई। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कहा। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कैबिन नंबर 7 के लिए ही कहा था। अगर आप इजाज़त दें तो इंतज़ार कर लूँ। ज़रूर ज़रूर, मेरी बजाय तालूत बोल पड़ा और वो अंदर आ गई। उसने हाथ में पकड़ा हुआ खूबसूरत पर्स मेज़ पर रखा और एक कुर्सी पर बैठ गई। हल्के प्याजी रंग की साड़ी में गुंदा हुआ गुदास जिस्म, जिसे भीनी भीनी मौसम के लिहाज से खुशबू उठ रही थी। मैं और तालूत चोर निगाहों से उसे देख रहे थे। आप शौकत साहिब को पहचानती नहीं हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, सिर्फ फ़ोन पर बात हुई थी, उसने कहा। उसकी निगाहें भी झुकी हुई थीं। बहरहाल आप इंतज़ार कर लें और अगर पसंद करें तो लंच हमारे साथ खाएं। तालूत ने पेशकश कर दी। ओ वहाँ पड़ी, मैं बिन बुलाई मेहमान हूँ, आपकी मेज़बानी करके हमें खुशी होगी, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी मुस्कुरा दी। तालूत ने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेज़बान की मर्जी से, उसने जवाब दिया और कुर्सी की पुश्त से टिक गई। इस दौरान एक वेटर एक बड़ी ट्रॉली घसीटता हुआ ले आया और उसने प्लेटें हमारे मेज़ पर सजाना शुरू कर दी। तालूत ने मुझे इशारा किया और मैंने वेटर को कुछ और ऑर्डर दे दिए। वैसे मैं उस औरत के बारे में संजीदगी से सोच रहा था। मैं इसी दुनिया का बासी था, लेकिन मुमकिन है शौकत साहिब का सिरे से वजूद ही ना हो और ये सिर्फ तारुफ हासिल करने का तरीका हो। लेकिन चेहरा, औरत के चेहरे में कोई बात ऐसी ज़रूर थी जो उसके बारे में बुरे ख्यालात से रोक रही थी। वेटर ने हमारा दूसरा ऑर्डर भी सर्व कर दिया और हम तीनों खाने में मसरूफ़ हो गए। औरत कभी कभी निगाहें उठाकर मुस्कुराती निगाहों से हमें देख लेती थी। उसकी आंखों की मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। खाने के दौरान और कोई बात नहीं हुई। हम दोनों अपने तौर पर उसमें उलझे हुए थे। फिर खाने से फारिग होकर एक मशरूब का दौर हुआ और तालूत ने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। कैसे दिलचस्प बात है, हम खासे दोस्त हो गए लेकिन एक दूसरे के नाम से नावाकिफ़ हैं। ओह हाँ, बात वाकई दिलचस्प है। मेरा नाम सुरैया है, ये आरिफ है और मैं इबरान हूँ, तालूत ने कहा। आप दोनों भाई हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, गहरे दोस्त। माशाअल्लाह, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा हसीन हैं। खुदा आपको बुरी निगाह से बचाए। शुक्रिया। शादीशुदा हैं आप? उसने पूछा। नहीं, दोनों भटक रहे हैं, तालूत जल्दी से बोला। आरजी मंजिल की तलाश में, वो पुरस्कार अंदाज में बोली। यही समझ लें, तालूत जल्दी से बोल पड़ा। तब फिर मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुकून के कुछ लम्हात मुहैया कर दूंगी। उसने दावत दे दी और मेरा दिल थक से हो गया। तमाम खाके बिगड़ गए। उसके चेहरे की पाकीज़गी धुल गई। उसके लहजे का खुलूस मिट गया जो उसके लिए दुआएं देते वक्त हमने महसूस किया था। तालूत ने मेरी तरफ देखा। चलें? उसने पूछा। चलो, मैंने जवाब दिया और तालूत ने बेरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। बेरे को बिल अदा करके हम होटल से निकल आए। एक गुजरती हुई टैक्सी रोकी और वो हमारे दरमियान बैठ गई। क्यू रोड, उसने कहा और ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। क्यू रोड की 4 मंजिला इमारत के सामने टैक्सी रुकी। मैंने बिल अदा किया और हम उसके पीछे पीछे इमारत में दाखिल हो गए। पहली मंजिल के एक मकान पर उसने दस्तक दी और एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बूढ़ी औरत का धुंधलाया हुआ चेहरा देखा। पुराने तर्ज की औरत थी, चेहरे पर संजीदगी तारी थी। दरवाज़ा खोलकर सफ़ेद दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए वापस मुड़ गई। वो हमारी तरफ रुख करके मुस्कुराई। आइए, उसने गर्दन को हल्के से झटका और हम उसके साथ चल पड़े। वो हम दोनों को लिए हुए एक कमरे में पहुंच गई। कमरे में मामूली फर्नीचर था। एक मसहरी पर सफ़ेद चादर बिछी थी। छत में एक पुराना पंखा लगा हुआ था। दीवारों पर सफ़ेदी थी। हालांकि औरत के जिस्म पर साड़ी कीमती थी, लेकिन इसके मुकाबले में मकान इसरत ज़दा मालूम होता था। उसने पंखा खोल दिया और हमें कुर्सियों पर बैठने की पेशकश कर दी। इजाज़त हो तो लिबास तब्दील करूं? उसने पूछा। हाँ हाँ ज़रूर, तालूत ने कहा और वो कमरे से निकल गई। उसके चले जाने के बाद तालूत ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखने लगा। तुम बहुत खामोश हो आरिफ। कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैं इस औरत के बारे में कोई अंदाज़ा कायम करने में नाकाम रहा हूँ।
मैं भी उलझन में हूँ, 1 मिनट रुको, मैं ज़रा मकान का जायज़ा ले लूँ, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तालूत फुर्ती से कुर्सी से उठ गया और बाहर निकल गया। मैं जानता था कि बाहर निकलते ही वो दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो गया होगा। उसके जाने के बाद मैं फिर उस औरत में उलझ गया। 3-4 मिनट गुजर गई। फिर मैंने तालूत को अंदर आते देखा। उसका चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा। ना जाने क्यों तालूत का चेहरा उतरा हुआ था। वो वापस आ रही है, उसने कहा और जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वो अंदर आ गई। उसने गुलाबी रंग का एक ढीला गाउन पहना हुआ था, बाल एक मखसूस अंदाज में बंधे हुए थे। वो मुस्कुराती हुई हमारी तरफ बढ़ी और फिर एक कुर्सी पर बैठ गई। माफ कीजिए, लिबास तब्दील करने में जरा देर हो गई। आप लोग उलझ तो नहीं रहे थे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। तालूत खामोश था। आपके साथी शायद बोर हो गए। मेरा ख्याल है आप लोग इत्मीनान से नहीं बैठे। वो उठी और मेरी तरफ बढ़ आई। फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोली, आइए मुसहरी पर लेट जाइए। लाइए मैं आपके जूतों के तस्मे खोल दूं। बाहर धूप बहुत है, अब शाम को ही जाइए। मैं उठ गया और उसने मुझे मुसहरी पर बिठा दिया। फिर वो तालूत को भी उसी अंदाज में उठाकर ले आई और उसे मुझसे थोड़े फासले पर बिठाकर खुद दरमियान में बैठ गई। उसकी ख्वाहिश थी कि हम इब्तदा करें। कमरे के नीम तारीक माहौल में फिजा कुछ और नशावर हो गई थी। मैंने तालूत की तरफ देखा और फिर मैं उठते हुए बोला, मुझे किसी दूसरे कमरे में पहुंचा दें, मेरे साथी का दिल बहलाएं, ना जाने क्यों ये उदास हो गया है। बहुत बेहतर, उसने कहा। लेकिन तालूत भी मेरे साथ ही उठ गया। उसने मुझे दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया और फिर खुद भी एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तकल्लुफ बरतरफ मोहतरमा, हमें आपको क्या पेश करना होगा। औरत ने एकदम नजरें झुका ली। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन फिर दूसरे लम्हे वो मुस्कुराती हुई बोली, मेरी खिदमत से खुश होकर जो दिल चाहे दे जाएं, मैं सौदा नहीं करती। फिर भी तालूत ने इसरार किया। अर्ज किया ना, मैं सौदा नहीं करती। औरत की आवाज़ से लर्जिश आयां थी। खिदमत का तयन आप किस तरह करेंगी? तालूत ने अजीब सा सवाल किया और वह परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। यह आपकी मर्जी पर मुनहसिर है, उसने कहा। तब फिर हम दोनों यहाँ बैठेंगे और आप हमसे गुफ्तगू करेंगी। हम लोगों को हक है कि आपसे जिस किस्म के चाहें सवालात करें, आप उनके जवाब देंगी। शायद मैं आपको मुतासिर करने में कामयाब नहीं हुई। वो निचला होंठ दांतों में दबाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपको अपने हुस्न में दिलकशी पैदा करने का तरीका नहीं आता। देखिए, आपकी बाएं छाती से दूध टपक रहा है और आपके खूबसूरत गाउन पर उस दूध का धब्बा नुमाया है। तालूत ने अजियतनाक लहजे में कहा और वो चौंक पड़ी। मेरी निगाह भी उठ गई और मैंने उसके उभरे हुए सीने पर बाएं सिमत एक निशान देखा। उसका रंग उड़ गया। आंखों में शदीद हिजान के आसार नजर आए। सॉरी, मैं अभी आई। वो जल्दी से उठ गई। बैठ जाओ। तालूत का लहजा तो हुक्माना था। वो लरजने लगी और फिर जैसे उसके कदम बेजान हो गए हों। वो मसहरी पर बैठकर फटी फटी निगाहों से हम दोनों को देखने लगी। मैं बुरी तरह उलझ रहा था। आपको हमारी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, तालूत ने नरम लहजे में कहा और वो खुश होंठों पर जुबान फेरने लगी। आप शादीशुदा हैं? तालूत ने पूछा और उसने गर्दन झुका ली। अगर हमारी यहाँ मौजूदगी आपको पसंद ना हो तो? नहीं, वो जल्दी से बोली। तब फिर मेरे सवालात के जवाब दें। हाँ, उसने खुश्क सी आवाज में कहा। आपके शौहर कहाँ हैं? तालूत ने दूसरा सवाल किया। मैं हैरान था। आखिर तालूत को ये क्या सूझी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने पहली बार लड़की की आंखों में तलखी के असरात देखे। उसकी आंखें एकदम बदल गईं। चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए। उसने तालूत की आंखों में आंखें डालकर कहा, सैनिटोरियम में, वो टीबी के मरीज है। बूढ़ी औरत कौन है? मेरे शौहर की माँ। बच्चा? इस सवाल पर वो चौंक पड़ी। फिर उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, मेरा है। उसकी उम्र कितनी है? 1 साल, उसने जवाब दिया। एक ही बच्चा है? हाँ। और शायद तुम मेरी दिलकशी से इसलिए मुतनफ़र हो गए हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वह दांत पीस कर बोली। लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं मुकम्मल औरत हूँ। देखो, इन दूध टपकाती हुई छातियों को भूल जाओ। तुमने बहुत सी औरतों को देखा होगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। वह बिफरे हुए अंदाज में उठी। उसने अपने गाउन की डोरी एक झटके से खोल दी और उसे नोचकर दूर फेंक दिया। बेशक वो दिलकश थी, नुस्वानियत का हसीन पैकर। ना जाने क्यों मेरी आंखें झुक गईं। तालूत भी परेशान हो गया था। फिर वो उठा और उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ गाउन उठा लिया। इसे पहन लो मेरी बहन। बहनें भाइयों के सामने उरिया नहीं होती। उसने गाउन औरत की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उसी बिफरे हुए अंदाज में पीछे हट गई। बकवास मत करो, अदाकारी मत करो। मुझे भाइयों की नहीं, आशिकों की ज़रूरत है। मैं बहन नहीं, औरत हूँ, समझे? मैं औरत हूँ। मुजस्सम दिलकशी। मैं तुम्हें सुकून की इंतहाई मंजिलें दे सकती हूँ। हमेशा याद रखोगे मुझे। आओ, बेवकूफ़ी मत करो, आओ। उसने तालूत का गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन तालूत के मजबूत पंचे ने उसे गिरेबान छुड़ा लिया था। बहनें भाइयों के सामने उरिया नहीं होती।
لباس پہن لو، بے شرم بے غیرت۔ اس نے عورت کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور وہ نیچے گر پڑی۔ طالوت پھر جھکا، اس نے عورت کے بال پکڑے اور کھڑا کر دیا۔ لباس پہنو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اٹھاؤ لباس۔ اس نے ایک اور زوردار تھپڑ عورت کے منہ پر رسید کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا، میرے دونوں ہاتھ پھیلے لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ طالوت نے گاؤن اٹھا کر پھر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ عورت کی جدوجہد ختم ہو گئی تھی، تھپڑوں نے اس کے حواس درست کر دیے تھے۔ طالوت کی آنکھوں میں خون لہرا رہا تھا۔ بے غیرت تم ہو، بے شرم تم ہو، اگر غیرت مند ہو تو جاؤ اسے قتل کر دو، جسے میں نے بھائی کہہ کر روٹی مانگی تھی، لیکن اس نے مجھے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی جوان آدمی جوان عورت کا بھائی نہیں ہے۔ اگر میں عورت بن جاؤں تو وہ مجھے روٹی دے گا۔ بتاؤ 3 دن کا فاقہ کسی عورت کو بہن بنائے زندہ رکھ سکتا ہے؟ میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ بوڑھی ساس پلنگ پر پڑی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا اس کے بعد بھی میں عورت نہ بنتی؟ بہن بننے میں مجھے کیا ملا تھا؟ بولو، جواب دو۔ وہ گاؤن کی آستین چڑھاتے ہوئے بولی، میں اسے ضرور قتل کروں گا، میں اسے تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ میری بہن، جاؤ لباس پہن کر میرے پاس آؤ، ہم باتیں کریں گے، جاؤ مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اس نے عورت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور عورت کی آنکھوں کے سوتے کھل گئے۔ میں اب بہن نہیں بن سکتی، میں کسی کی بہن نہیں بن سکتی، میں بہن بننے کے قابل نہیں ہوں۔ سنو، مجھے مجبور مت کرو، مجھے عورت رہنے دو۔ اگر میں بہن بن گئی تو میرا شوہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ بہن بننے کے بعد میں عورت نہ بن سکوں گی، مان لو میری بات۔ کچھ نہیں ہوگا، لباس پہن آؤ۔ تمہارے عریاں جسم کو دیکھ کر میری گردن شرم سے جھک گئی ہے، طالوت نے آنسو بھرے لہجے میں کہا اور وہ گاؤن سنبھالے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ طالوت کے خوبصورت رخساروں پر 2 آنسو لڑک آئے تھے۔ بڑی ذلیل ہے تمہاری دنیا عارف، بڑی بدکار ہے، بڑی قابل نفرت ہے۔ کیسے زندہ ہو تم اس دنیا میں؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ تم نے کیا دیکھا تھا طالوت؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جو کچھ دیکھا عارف وہ قابل بیان نہیں ہے۔ وہ یہاں سے دوسرے کمرے میں گئی، اس کے پرس میں ایک روٹی تھی جو یقیناً اس نے ہماری آنکھ بچا کر ہوٹل ہی میں پرس میں رکھ لی ہوگی۔ اس نے وہ روٹی نکال کر بوڑھی عورت کو دی جو ایک بلکتے ہوئے ننھے سے بچے کو کندھے سے لگائے ہلا رہی تھی، اور بولی کہ وہ یہ روٹی پانی سے کھا لے، شام کو وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے گی۔ بڑھیا روٹی کھانے لگی اور اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اس نے اسے جلدی جلدی تھوڑا سا دودھ پلایا اور پھر اسے روٹی کھاتی ہوئی بڑھیا کی گود میں دیتے ہوئے بولی، تم اسے سنبھالو ماں، گاہک انتظار کر رہی ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر میں اسے دودھ پلاؤں گی، وہ دل میں نہ جانے کیا سوچیں گے۔ بچے کا پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ پھر رونے لگا۔ تب اس نے کہا، ماں کی مدد کرو بیٹے، تھوڑی دیر اور صبر کر لو، تھوڑی دیر۔ اور پھر وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس نے اپنی ساڑی اتار کر ایک خالی صندوق میں احتیاط سے رکھ دی۔ اس صندوق میں ساڑی کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک پرانی شلوار اور قمیض لٹکی ہوئی تھی۔ ایک طرف یہ گاؤن لٹکا ہوا تھا جو وہ پہنے ہوئے تھی۔ پھر اس نے گاؤن پہن لیا۔ طالوت نے بھر رہے ہوئے لہجے میں کہا اور میں سکتے میں رہ گیا۔ کمرے کا ماحول بے حد ویران ہو گیا تھا، میرا دل بھی ویران ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گردن جھکائے سوچتے رہے، پھر یکا یک طالوت چونکا۔ اس نے باعثمت رخ کر کے کہا، راسم، اور راسم اس کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک خوراک پیک کرا لاؤ اور بچے کے لیے دودھ کی شیشی اور دودھ، بہت جلد۔ راسم گردن جھکا کر پلٹا، نگاہوں سے غائب ہو گیا اور دوسرے لمحے دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اسی وقت وہ دروازے پر نظر آئی، میلی کچیلی شلوار اور قمیض، پیلے سے رنگ کا دوپٹہ جس میں سوراخ تھے، آنکھوں کا کاجل پہنچ دیا گیا تھا، ہونٹوں کی سرخی صاف کر دی گئی تھی، دھلا دھلا چہرہ پروقار لگ رہا تھا۔ یہ کھانا بوڑھی ماں کو پہنچا دو، سریا، اور بچے کو دودھ۔ یہ دیکھو، یہ شیشی ٹھیک ہے نا؟ طالوت نے کہا اور وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ اتنی جلدی؟ وہ تعجب سے بولی۔ پہنچا دو، پھر گفتگو کریں گے، طالوت نے کہا اور عورت تمام سامان لے کر نکل گئی۔ طالوت ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیسی متضاد کیفیت کی حامل ہے تمہاری دنیا عارف۔ اگر میں نے ایسے 2-4 ویرانے اور دیکھ لیے تو شاید میں کان پکڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ تم جا سکتے ہو طالوت، کیونکہ تمہاری دنیا موجود ہے، لیکن مجھے اسی ماحول میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا اسی طرح بلکتی رہے گی، اسے تبدیل کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، تم تو اب زندگی کے ساتھی ہو عارف، تمہیں اب کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اور ہم دونوں پھر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ واپس آ گئی تھی، اس کے چہرے پر قدرے سکون کے آثار تھے۔ وہ گردن جھکائے ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔
میں تمہارے زخم ہرے نہیں کرنا چاہتا سریا، لیکن تمہاری داستان سننے کا بھی خواہش مند ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کرنا پسند کرو گی؟ طالوت نے کہا، اور اس نے چہرہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا۔ دیکھتی رہی، پھر بولی، کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے میری، ان لاکھوں انسانوں میں سے ایک جو اس پورے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میری جیسی کسی بھی شکل کی عورت کو روک کر اسے اس کی داستان پوچھ لینا، میری داستان سے مختلف نہیں ہوگی۔ بھیڑیوں کی بستی میں بے کس و مجبور عورت میری طرح عصمت فروشی کر کے ہی زندگی گزار سکتی ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ کی نقاب ہوگی، اور اس نقاب کے نیچے پاکیزگی سسک رہی ہوگی، مجبوریاں تڑپ رہی ہوں گی۔ ہاں، مجھے ان کی خوش بختی پر رشک آتا ہے جو تنہا ہیں، جن کے ساتھ بیمار شوہر، ان کی نشانی منا سا بچہ اور ایک بوڑھی ساس نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اگر معاشرے کے مقابلے پر آنا پڑے تو ان کے پاس خودکشی کا راستہ رہتا ہے۔ وہ خودکشی کر کے اس بے غیرت معاشرے کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھ جیسی بدنصیب ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے سر پر بہت سے بوجھ ہوتے ہیں۔ وہ معصوم مسکراہٹ کو پامال نہیں کر سکتی، وہ بوڑھی آنکھوں کے ٹمٹماتے چراغوں کو گل نہیں کر سکتی، وہ محبت کرنے والے بے بس شوہر کو موت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ جاوید ایک دفتر میں کلرک تھا، سیدھا سادہ خوش مزاج نوجوان، جس نے اپنی ہی حیثیت کی لڑکی سے شادی کی۔ میری بیوہ ماں بیمار رہتی تھی، میں نے زندگی کی ابتدا ہی دکھوں سے کی ہے۔ جاوید نے ہمیں سہارا دیا۔ سادہ اور شریفانہ انداز میں میری اس سے شادی ہو گئی۔ قلیل تنخواہ تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور محبت بھری مسکراہٹیں غم روزگار کو بھی دور کر دیتی ہیں۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور جاوید نے میرا غم دور کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا، میرے لیے دنیا جہان کی خوشیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے جاوید کے لیے ماں کا غم بھلا دیا۔ اس کی ماں بھی تو میری ماں تھی، اور پھر جب اس کی محبت کی کومپل میرے بطن میں پھوٹی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے اپنی محبت کا خراج ادا کرنے کے لیے اپنی محنت اور شدید کر دی۔ بچے کی آمد کی خوشی میں وہ اپنی شخصیت بھول گیا۔ وہ ننھے مہمان کا پرجوش استقبال کرنا چاہتا تھا، لیکن شدید محنت رنگ لائی۔ جاوید کے باپ کو ٹی بی تھی، اور شاید اس کے جراثیم جاوید کے جسم میں بھی موجود تھے۔ مرض نے اسے دبوچ لیا اور وہ صاحب فراش ہو گیا۔ اسے بہت غم تھا کہ وہ مہمان کی پذیرائی نہ کر سکا۔ شروع میں احساس نہ ہوا، لیکن پھر تفکرات منہ پھاڑے سامنے آ گئے۔ جو کچھ جمع کیا تھا وہ بیماری اور روزمرہ کے اخراجات میں ختم ہو گیا، اور پھر خاموشی سے بچہ پیدا ہو گیا۔ کوئی دھوم نہ تھی، کوئی اہتمام نہ تھا، لیکن امید ضرور تھی، اب نہ صحیح آئندہ صحیح۔ لیکن پھر ایک دن جاوید نے بہت سا خون اگلا تو یہ امید بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسے فوری طور پر سینیٹوریم بھجوا دیا جائے، ورنہ جاں بر نہ ہو سکے گا، اور ہم نے گھر کا بہت سا سامان بیچ کر جاوید کو سینیٹوریم میں داخل کرا دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سے مسائل تھے جن کا احساس رفتہ رفتہ ہو رہا تھا۔ سینیٹوریم میں جاوید کو دوائیں مل رہی ہیں، مگر گھر کے حالات کی فکر اسے صحت مند ہونے نہیں دے رہی۔ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ چیزیں اسے باقاعدگی سے مہیا ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر واپس آئے گا اور اسے حقیقت معلوم ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ پہلے سے زیادہ خون اگلے گا، اور اس کے بعد زندگی اسے بہت دور چلی جائے گی۔ لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اب صرف جاوید نہیں ہے، ایک اور ذمہ داری ہے جس کا نام انور ہے۔ یہ معصوم ذمہ داری جاوید کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نے محنت مزدوری کرنے کی کوشش کی، بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن کچھ نہ کر سکی، اور میرے عزائم خاک میں ملتے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جاوید کو زندہ رکھنے کے لیے تن من کی بازی لگا دوں گی، محنت کر کے جاوید کو زندہ رکھوں گی، اس کی نشانی کو پروان چڑھاؤں گی، لیکن دنیا نے میری محنت قبول نہ کی۔ اس کا فلسفہ دوسرا تھا۔ وہ جسم کے عوض سب کچھ دینے کو تیار تھی۔ محنت مزدوری سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حالات سے جنگ کی، زمانے سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن کس سے لڑتی؟ کوئی میرے دکھ کو جاننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب کی نگاہیں میرے جسم کے نشیب و فراز ٹٹولتی تھیں۔ آہستہ آہستہ احساسی شکست شدید ہوتا گیا، اور جب میرے انور کی حالت خراب ہو گئی تو میں نے اپنی انا کو مار دیا۔ میں نے اپنے جسم کو راکھ کا ڈھیر تصور کر لیا، اور خاک کے اس ڈھیر نے انور کو بچا لیا۔ جاوید کے لیے دوائیں مہیا کر دی، بوڑھی ساس کو فاقوں کی موت مرنے سے بچا لیا، اور اب میں راکھ کی بیوپاری ہوں۔ جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر راکھ خریدنے والوں کی تلاش میں نکل جاتی ہوں۔ کوئی مل جاتا ہے تو اسے لے آتی ہوں، راکھ کی قیمت وصول کرتی ہوں، اور اس وقت تک خاموش بیٹھ جاتی ہوں جب تک فاقے دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ جب فاقے شروع ہو جاتی ہیں تو میں اس غلیظ راکھ کو سجا کر پھر بازار میں نکل جاتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طالوت خاموشی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ میرے دل پر گہرا اثر تھا۔ تب طالوت نے بڑی حقیر نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور میری گردن شرم سے جھک گئی۔
लेकिन तालूत के चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। वो भी जानता था कि मैं बेकसूर हूँ, इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा था। तालूत को मेरी कहानी मालूम थी। कई मिनट तक गम अंगेज खामोशी छाई रही। सिर्फ सुरैया की सिसकियां माहौल को जिंदगी का एहसास दिला रही थीं। तब तालूत ने कहा, रोने की जरूरत नहीं है सुरैया, मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस दुनिया में पैदा हुई हो, इसी में जिंदा रहोगी। तुम्हें इल्म है कि तुम्हारी दुनिया फरेबी है, ये ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। ये होंठों पर नेकी और पाकीज़गी के अफसाने सजाए हुए है, लेकिन सीने की गहराइयों में गलाजत और दरिंदगी लिए हुए है। तुमने अपने प्यारों के लिए हाथ पांव हिलाए, दुनिया ने तुम्हें कुछ ना दिया। हाँ, उसने तुम्हारे जिस्म की कीमत जरूर चुका दी। ठीक है, उसे जिस चीज की जरूरत थी तुमने उसे देकर जिंदगी के लवाजमात पूरे किए। पाकीज़गी और गंदगी के म्यार इसी दुनिया ने तो कायम किए हैं। तुम इस पर अफसुर्दा क्यों हो? तुम अपने अफसाने क्यों सुनाती हो? तुम ये सब कुछ करके भी सर बुलंद हो क्योंकि तुम्हारे सामने एक मकसद था। उनकी बात करो जो सिर्फ जाती तस्कीन के लिए तुम्हें खरीदते रहे हैं। तुम उनसे नफरत करो, उनके दरमियान खुद को परतर महसूस करो। उन लोगों से घिन खाओ जो जिनसी तस्कीन के लिए तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं। और अब अगर तुम्हारी ज़रूरत जिस्म फरोशी के बगैर पूरी हो सकती है तो पूरी करो, ये तो वक्त की बात है। जावेद को बताने की क्या ज़रूरत है कि तुमने ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या फ़रोख्त किया। यही काफ़ी है कि तुम दयानतदारी से उसके बच्चे और उसकी माँ की परवरिश कर रही हो। तुम अपने हालात बदल लो, ये मकान छोड़ दो, नए मकान में रहो, बाइज्जत और सरबुलंद होकर रहो। फरेबी दुनिया के सामने एक नया झूठ पेश करो। सुनो सुरैया, तुम जब जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना जिस्म फरोख्त करने पर तुल गई तो फिर तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो जो मैं कह रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं हो? आरिफ, तालूत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुमसे लफज ब लफज मुत्तफिक हूँ। हम सब गलाजत की तख्लीक हैं, सिर्फ हमारी ज़मीर हमारी हैसियत मुतय्यन करते हैं। सुरैया एक पाक दिल की मालिक है, इसलिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। इसके किरदार की अजमत सबसे पोशीदा है। अगर दुनिया की अंधी आंखें इसकी अजमत तक ना पहुंच सकी तो उसे क्या ज़रूरत है दुनिया को अपने बारे में बताने की? वो अपने तौर पर इस दुनिया की हैसियत मुतय्यन कर सकती है। किसकी मजाल है जो इसकी शख्सियत को चैलेंज करे? सुरैया की सिसकियां रुक गईं। वो अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। तब तालूत ने उससे पूछा, क्या ख्याल है सुरैया, क्या तुम एक नई जिंदगी अपनाना पसंद करोगी? तुम्हारा बच्चा आया की गोद में परवरिश पाएगा, तुम्हारी सास एक बुजुर्ग और मोअज़्ज़िज़ खातून की हैसियत से रहेंगी और तुम एक अजीम खातून बन जाओगी। जावेद का खैराती हस्पताल में नहीं, किसी बहुत बड़े हस्पताल के खुसूसी वार्ड में इलाज होगा और फिर एक दिन वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तब तुम उसे गम से निजात दिला दोगी और उसे कभी टीबी ना होगा। तुम सोच लेना कि जिंदगी में कुछ भयानक रातें आई थीं, फिर सुबह हो गई। तुम्हारी ये गुफ्तगू बड़ी सहर अंगेज है, लेकिन मैं वो सुबह कहाँ से लाऊंगी? मेरी जिंदगी में सुबह कहाँ है? वहाँ तो सिर्फ शाम है, दर्द अंगेज शाम, जिसके खौफनाक साए मेरी रूह को दहलाते रहते हैं। वो करबनाक आवाज में बोली, वो सुबह हम मुहैया करेंगे। क्या तुम हमारी तरफ से सुबह का तोहफा कबूल करोगी? अगर दुनिया मुझे भीख देने पर तैयार हो जाती तो मैं इसे इस्मत फरोशी पर तरजीह देती। आपने जिस सुबह का जिक्र किया है वो मेरे नज़दीक ख्वाबों की सुबह है। अगर उस सुबह की एक किरण भी मुझे मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूंगी। भाई बहनों को भीख नहीं तोहफे देते हैं। तुमने एक बार भी हमें भाई नहीं कहा। किस जुबान से कहूँ? इस जुबान से जिससे तुम्हें अपने आबरू बाख्ता होने की दास्तान सुना चुकी हूँ। अगर तुम इस गलीज जुबान से ये लफ्ज़ सुनकर खुश हो सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी नापाक जुबान की जसारत दिखा सकती हूँ। तुम्हारे ज़मीर से उठने वाली खुशबू गलाजतों पर हावी है सुरैया। आज से अंधेरे छट गए। जिंदगी के बोझ को इसी तरह संभालना जिस तरह आज तक पामर्दी से इसका मुकाबला करती रही हो। आज की शब और गुजार लो, कल की सुबह तुम्हारी नई जिंदगी की पैगाम्बर होगी। तालूत ने कहा और खड़ा हो गया। रासिम, उसने दाएं सिमत रुख करके आवाज़ दी और रासिम नमूदार हो गया। सुरैया की आंखें हैरत से फट गईं। इनके सामने दौलत के अंबार लगा दो, वो सब कुछ इन्हें दे दो जिनकी इन्हें ज़रूरत है। रासिम ने गर्दन झुकाई और गायब हो गया। ये सब क्या है? वो कौन था? सुरैया की लरजती हुई आवाज़ उभरी। हमारे बारे में किसी से तज़किरा मत करना, पूरी जिम्मेदारी और होशियारी से सब कुछ संभालना। जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो किसी की हक तलफी नहीं होगी, तुम इससे खौफजदा नहीं होगी, तालूत ने कहा। उसी वक्त रासिम नमूदार हुआ। उसके सर पर एक अजीमुशान संदूक लदा हुआ था जिसे उसने उतार कर नीचे रख दिया। तालूत ने झुककर संदूक का ढक्कन खोल दिया और सुरैया की चीख निकल गई। संदूक में ऊपर से नीचे तक नोटों के अंबार थे। ना जाने कितनी दौलत थी, मैंने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम इस तरफ से पूरी तरह मुतमईन रहोगी। हाँ, इस दुनिया को इसकी हवा न लगने देना, वरना तरह तरह से तुम्हें परेशान करेगी।
हमें इजाजत दे दो। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुरैया पर सख्ते किसी कैफियत आ रही थी। वो आंखें फाड़े संदूक को देख रही थी। यहाँ तक कि हम दोनों बाहर निकल आए। सुरैया के मकान से काफी दूर निकल आने के बाद तालूत ने कहा, किसी पुरसुकून जगह चलो, चाय वगैरह पियेंगे। आओ, मैंने कहा, और हम एक गुजरती हुई टैक्सी को रोककर उसमें बैठ गए। मैंने ड्राइवर को एक होटल का पता बता दिया और थोड़ी देर के लिए हम एयर कंडीशनड होटल के एक पुरसुकून गोशे में बैठे थे। हमारे सामने चाय के बर्तन लगे हुए थे। मैं इन वाकयात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। तालूत ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अलबत्ता एक गुजारिश जरूर करूंगा। तस्वीर का ये रुख मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब हम ऐसे रुख तलाश नहीं करेंगे। ये तारीख पहलू तो मेरा जहन छलनी कर देंगे। मैं तो लताफतों की तलाश में यहाँ आया हूँ। ये नामुमकिन है तालूत, लताफतें महदूद हैं। मैं कोई वादा नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ से चश्मपोशी करोगे? इस दुनिया की 80% आबादी मुसाइब में गिरफ्तार है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, हर रोशन चेहरे के अकब में तुम्हें तारीकी नजर आएगी। अगर तुम उस तारीकी को नहीं देख सकते तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि वापस लौट जाओ। मेरी दुनिया यही है। मेरा लहजा ना जाने क्यों सख्त हो गया। तालूत प्याली रखकर मुझे देखने लगा। फिर वह बड़े दुख से बोला, फिर मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे बदल दूं? मेरी ताकत तो महदूद है, मेरी जिंदगी में महदूद है, और मेरी दुनिया नाकाबिले इस्लाह। चुनाचे तारीख पहलुओं से खुद चश्मपोशी करो, सतह देखो, गहराइयां झांकोगे तो तारीखियों के सिवा कुछ ना मिलेगा। मैं गहराइयों में नहीं झांकूंगा, तालूत ने झिरझिरी लेते हुए कहा, और मेरे होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। फिर मुझे तालूत पर रहम आने लगा। बेचारा कहाँ फंसा है। कई मिनट तक हम खामोशी से चाय पीते रहे। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 5 बजे अपने नन्हे दोस्त के यहाँ नहीं चलोगे? नहीं आरिफ, हिम्मत नहीं है। खुदा के वास्ते मेरे जहन का तकद्दुर दूर कर दो। उस खानदान में भी कोई दर्दनाक दास्तान जन्म ले रही है। मैं रासिम को वहाँ भेज देता हूँ। वो माजरत का एक खत देगा और हमारी तरफ से कुछ तोहफे भी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आओ वापिस होटल चलें, तबीयत खराब हो गई है, उसने कहा, और मैंने वेटर को बुलाकर बिल तलब कर लिया। फिर हम वहां से होटल रवाना हो गए। होटल में भी तालूत खामोश खामोश सा था। मुझे यह माहौल पसंद नहीं आया था। चुनाचे मैं एक कुर्सी पर बैठकर सोचता रहा कि किस तरह तालूत का मूड दुरुस्त करूं। सामने ही अखबारात पड़े थे। मेरी निगाह इत्तफाकिया तौर पर एक इश्तिहार पर जा पड़ी। किसी नाइट क्लब का इश्तिहार था और मैं चौंक पड़ा। मैंने अखबार उठाकर इश्तिहार देखा। अच्छा खासा प्रोग्राम था। तब मैंने तालूत को आवाज दी, सो रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। ये शक्ल पर 12 क्यों बज रही हैं? यार, कोशिश के बावजूद सुरैया की कहानी जहन से नहीं निकाल पा रहा। वो मजबूत औरत है। हैरत के समुंदर से निकलने के बाद वो खुद को तुम्हारी दौलत के सहारे संभाल लेगी। उसकी कहानी भूल जाओ। रात के लिए एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? गोल्ड स्टार नाइट क्लब चल रही हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वहाँ क्या होता है? नाच, रंग, वो जदीद दुनिया है। तस्वीर का दूसरा रुख। क्या वहां भी रेशम से मुलाकात होगी? रेशम जैसी लड़कियां तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन तुम उस माहौल को बदला हुआ पाओगे। इस पूरी कायनात पर दौलत की हुकूमत है तालूत। जहां दौलत नहीं है वहां अलमिये हैं। जहां दौलत है वो सब कुछ भूल गए हैं। इन चक्रों में ना पड़ो। बस मैं कह चुका हूं, हर चीज को सती निगाह से देखो। मुतमईन रहोगे। जहां गहराइयों में गए डूब जाओगे। तब फिर उठो, जल्दी चलें। इस कोफ्त से तो निजात मिले। अभी नहीं, अभी तो काफी देर है। वहां रातें जागती हैं। ये तो सोने का वक्त है। तब मैं भी रात के इंतजार में सो जाता हूँ, तालूत ने कहा। यह बेहतर रहेगा। मैंने जवाब दिया और हम दोनों मसहरियों पर जा लेटे। तकरीबन 7 बजे आंख खुली। तालूत बेखबर सो रहा था। मैं अपनी मसहरी पर पांव लटकाकर बैठ गया। मेरी निगाहें तालूत का जायजा ले रही थीं। मासूम बच्चों के से अंदाज में सोता हुआ ये शख्स कैसी पुरस्कार कुव्वतों का हामिल है। वो हम में से नहीं था। दौलत और इस किस्म की चीजों की उसकी निगाह में कोई वुक्कत नहीं थी। वो जो चाहता कर सकता था। कैसा अनोखा था वो। एक मैं था, सिर्फ उसका दस्ते नगर। मेरी आज़ादी उसकी मरहूने मिन्नत थी। मैं बजाते खुद कुछ नहीं रह गया था। मैंने एक गहरी सांस ली। ना जाने जहन में ये ख्यालात क्यों आ जाते थे। मेरी जिंदगी अब गैर यकीनी सी हो गई थी। हमेशा सोचता था कि अब खुद को सिर्फ हालात के रुख पर छोड़ दूं। जो हो रहा है होने दूं। गुसल खाने में जाकर गुसल किया। तबीयत बशाश हो गई। बाहर निकला तो तालूत भी जाग गया था। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों कॉफी पी रहे थे। फिर मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में गोल्ड स्टार के नंबर तलाश किए और फोन करके रात के प्रोग्राम के लिए 2 नशिस्तें बुक करा ली। क्या ख्याल है, बाहर निकला जाए? तालूत ने पूछा। हाँ, आवारा गर्दी करेंगे। यहाँ इतना वक्त गुजारना मुश्किल होगा, मैंने कहा, और हम दोनों लिबास वगैरह से दुरुस्त होकर बाहर निकल आए। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़े। साहिल, मैंने ड्राइवर से कहा और उसने गर्दन हिला दी। टैक्सी दौड़ती रही। तालूत रास्ते भर खामोश रहा था। फिर हम साहिल समुंदर पर उतर गए।
मैंने टैक्सी ड्राइवर को बिल अदा किया और फिर हम हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। क्या सोच रहे हो तालूत? थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा। कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी तफरी होनी चाहिए, उसने गहरी सांस लेकर कहा। आओ साहिल के साथ गश्त करें, मैंने पेशकश की और वो मेरे साथ आगे बढ़ गया। सचमुच बड़ी अनोखी दुनिया है तुम्हारी आरिफ। इन लोगों को देखो, रंगीन लिबासों में कैसे खुश नजर आ रही हैं, जैसे इन्हें कोई गम ना हो। अब तक जो देखा है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी ये खुशी अजीब लगती है। हाँ तालूत, बस यही खूबी है मेरी दुनिया के लोगों में, हर गम को दूर करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये खूबी भी इनमें ना होती तो शायद अब तक दुनिया खत्म हो गई होती। ओहो, उन साहब को देखो, शायद ये जिंदगी में पहली बार घोड़े पर सवार हुए हैं। तालूत ने एक तरफ इशारा किया। एक तंदुरुस्त और तवाना नौजवान था जो स्याह बुनियान, चुस्त पतलून पहने, सर पर फ्लैट जिस पर सुरख पर लगे हुए थे, साहिल पर सैर करने वाले घोड़ों में से एक घोड़े की पुश्त पर सवार अकड़ा हुआ जा रहा था। ये टेढ़े क्यों हो गए हैं? तालूत ने मज़ाक़खेज़ अंदाज में कहा। वजह उस सफ़ेद रंग की कार के करीब मौजूद है, मैंने एक तरफ इशारा किया और तालूत इधर उधर देखने लगा। तकरीबन निस्फ दर्जन नौजवान लड़कियां और 3-4 नौजवान खड़े हुए थे। सफ़ेद रंग की खूबसूरत कार के अकब में एक वैगन भी खड़ी हुई थी। शायद पूरी पार्टी साहिल की सैर को आई थी। सब लोगों की निगाहें उन साहिब की तरफ थीं जो घोड़े पर जा रहे थे। ओ, तालूत ने गहरी सांस ली और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, आओ। कहाँ? मैंने पूछा। आओ तफरी करें, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। तालूत उस सफ़ेद रंग की कार की तरफ जा रहा था। ना जाने वो क्या करने के मूड में था। वैसे उसके होंठों की शरारत आमेज मुस्कुराहट किसी खास प्रोग्राम का पता दे रही थी। हम दोनों इस तरह सीधे उनकी तरफ बढ़े थे कि वो सब हमें देखने पर मजबूर हो गए। लड़कियों ने पहले हमें अजनबी, फिर दिलचस्पी की निगाहों से देखा। नौजवानों के चेहरों पर खुश्क से तासुरात उभर आए। उन्होंने हमें अच्छी निगाहों से नहीं देखा था। फरमाइए, उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर पूछा। क्या मैं आपसे इन साहब के बारे में पूछ सकता हूँ जो घोड़े पर बैठकर टेढ़े हो गए हैं? तालूत ने कहा। क्यों, आपको क्या तकलीफ है? उस शख्स ने नथने फुलाते हुए कहा। बस उन्हें देखकर मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तालूत ने कहा। मेरा ख्याल है आप यहाँ से दफान हो जाएं, वरना इन लड़कियों के सामने मार खाकर आपको और शर्म आएगी, उसने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। हाँ, गुफ्तगू इंतहाई पुरअमन माहौल में होगी। मैं आप लोगों को एक मशवरा देने आया हूँ, तालूत ने जल्दी से दोनों हाथ सामने करते हुए कहा। मशवरे की ऐसी तैसी, आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? एक और नौजवान भी आगे बढ़ आया। नफीस, झगड़ा मत करो, एक लड़की घबराए हुए अंदाज में बोली। आप ही ने समझाइए मोहतरमा, मैं सिर्फ इन साहिब की भलाई चाहता हूँ जो बेचारे घोड़े पर जा बैठे हैं। आजकल के घोड़े बेहद शरीर हो गए हैं। अब ये घोड़ा रिवर्स गियर में चलेगा, ऐसी सूरत में वो मिट्टी का शेर गिर भी सकता है, तालूत ने कहा। मार खाए बगैर नहीं जाओगे? नौजवान गुर्राया। आपकी मर्जी, तालूत ने शाने उचकाई और फिर मेरा हाथ पकड़कर उनके पास से दूर हट गया। सिर्फ चंद गज के फासले पर पहुंचकर उसने दूर निगाह दौड़ाई और फिर उसके होंठ गोल हो गए। उसने जोर से सांस अंदर खींची और मैं चौंक कर घोड़े की तरफ देखने लगा। मैं जानता था वही होगा जो तालूत ने कहा है। अचानक घोड़ा दौड़ता हुआ रुक गया और फिर वो उल्टा दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा कदम जमाकर रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई नादीदा कुव्वत उसे खींच रही हो। उसके कदम रेत पर फिसल रहे थे। उस पर बैठा हुआ हीरो उसे चाबुक पर चाबुक रसीद कर रहा था, लेकिन घोड़ा पलटकर भाग भी नहीं सकता था। वो अब और तेजी से पीछे आ रहा था और उस पर बैठा हुआ सवार बदहवास हो गया था। वो घोड़े की पुश्त से चिपक गया था। मैंने गर्दन घुमाकर सफेद कार के करीब खड़े हुए लोगों को देखा। सबकी निगाहें हैरत से फटी हुई थीं। कुछ लड़कियां हैरत ज़दा अंदाज में मुस्कुरा रही थीं, लेकिन फिर वो सब तितर बितर हो गईं क्योंकि घोड़ा कार की सीध में आ रहा था और फिर वो खासी जोरदार आवाज में कार से टकराया और सवार नीचे आ रहा। दूसरे लम्हे घोड़ा सरपट एक तरफ दौड़ पड़ा। लड़के और लड़कियां मिलकर सवार को उठा रहे थे और वह अहमकाना अंदाज में एक एक की शक्ल देख रहा था। फिर हमारी तरफ इशारे हुए और उसके बाद पूरा गौल हमारी तरफ बढ़ा। नौजवान शाहसवार सबसे आगे था। करीब आकर उसने कमर पर दोनों हाथ रखे और खड़ा होकर हमें घूरने लगा। फिर नौजवान की सख्त आवाज सुनाई दी। घोड़े को क्या हो गया था? खानदानी घोड़ा था, गलत सवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस यही देखकर मैंने पेशगोई की थी, तालूत ने मासूमियत से जवाब दिया। मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, नौजवान ने गरजदार आवाज में कहा। मेरा क्या कसूर है भाई, गुस्सा घोड़े पर उतारो, जो तुम जैसे घटिया आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सका, तालूत उसी लहजे में बोला। रिफत, शमसी, मारो सालों को, देख लूंगा, नौजवान ने दूसरे लोगों से कहा और वो आगे बढ़ आए। तालूत उछलकर एक तरफ हट गया। लड़कियां अपने साथियों को रोक रही थीं। अचानक घोड़े वाले नौजवान का हेड फिजा में बुलंद हो गया। उसने लपक कर हेड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेड एक दूसरे नौजवान के सर पर पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर हेड उतारने की कोशिश की तो वो तीसरे नौजवान के सर पर जा टिका। आगे बढ़ने वाला नौजवान रुक गया। वो ताज्जुब से हेड का तमाशा देख रहे थे। फिर वो हेड को भूलकर मेरी तरफ लपके।
लेकिन हमसे कुछ दूर उनके कदम रुक गए। वो आगे बढ़ने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहे थे, लेकिन उनके कदम ही न उठ रहे थे। तब अचानक हैट वाले नौजवान ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। तालूत ने पिस्तौल की तरफ देखा और वजनी पिस्तौल नौजवान के हाथ से निकल गया। वो भी हैट की तरह फिजा में मौलिक हो गया और हैट वाला नौजवान उछल उछल कर उसे पकड़ने लगा, लेकिन पिस्तौल उससे मजाक कर रहा था। वो खट से नौजवान की खोपड़ी पर गिरता और फिर बुलंद हो जाता। अजीब मज़ाक़ खेज सिचुएशन थी। चारों नौजवान आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हैट वाला नौजवान पिस्तौल पकड़ने के लिए मेंढक की तरह फुदक रहा था। लड़कियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो खौफजदा हों या कहके लगाएं। कुछ हंस रही थी, कुछ खौफ से मुंह फेरे खड़ी थी। पिस्तौल का मजाक जारी था। फिर ऐसा हुआ कि पिस्तौल फिजा में मौलिक रहा और नौजवान भी किसी स्टैचू की तरह साकित हो गया। उसके दोनों हाथ पिस्तौल को लपक लेने के लिए उठे हुए थे और अचानक सफेद कार स्टार्ट हो गई। घरर घरर की आवाज पर लड़कियों ने खौफजदा होकर कार की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। कार रिवर्स गियर में चलने लगी। वो पीछे जा रही थी। उसके साथ ही वैन भी स्टार्ट होकर कार के अंदाज में पीछे दौड़ने लगी। दोनों गाड़ियां पागल घोड़ों की तरह दौड़ रही थीं और साहिल पर तफरीह करने वाले लोग दहशत ज़दा होकर उनकी जद से बचने के लिए भाग रहे थे। एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया था। बस करो तालूत, कोई बेगुनाह गाड़ियों की जद में ना आ जाए, मैंने तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर दोनों हाथ उठा दिए। गाड़ियां रुक गईं। वैसे उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। साइकिल चलाने वाले नौजवान भी ठीक हो गए थे, लेकिन अब वो बदहवास नजर आ रहे थे। नौजवान का पिस्तौल भी जमीन पर आ गिरा था। तब तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ गया। लड़कियों और नौजवानों के गिर्द मजमा जमा हो गया था। साहिल पर तफरीह करने वाले बदहवास लोग गाड़ियों को घेरे खड़े थे। खासा हंगामा बर्पा हो गया था, लेकिन तालूत होंठ सिकोड़े आगे बढ़ रहा था। कुछ मजा नहीं आया। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, कौन से मूड में हो? तकद्दुर दूर कर रहा हूं यार। वो सामने क्या होटल है? हाँ, मैंने जवाब दिया और तालूत मेरा हाथ पकड़कर होटल की तरफ बढ़ गया। मैं उसके शरारती मूड पर हैरान था, लेकिन मैंने और कुछ ना कहा और थोड़ी देर के बाद हम होटल में दाखिल हो गए। होटल के वसी हॉल में काफ़ी रौनक थी। चारों तरफ रंग बिरंगे लिबास नजर आ रहे थे। तालूत उस रौनक को देखकर मुस्कुराया। फिर हम एक खाली मेज की तरफ बढ़ गए। कुर्सी पर बैठकर तालूत ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और फिर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगा। हाँ, यहाँ जिंदगी है। अंदर झांकने से क्या फ़ायदा? उन सुर्ख और सफ़ेद चेहरों को देखकर आंखों में ताजगी आती है। कुछ खिलाओ, भूख लग रही है। मैंने वेटर को इशारा किया और वेटर हमारे करीब पहुंचकर अदब से झुक गया। मैंने उसे कुछ ऑर्डर नोट कराए और वो अदब से वापस चला गया। कितनी मुतज़ाद जिंदगी है, कैसी अजीब। हाकिम और महकूम एक जगह जमा हैं। दोनों का फ़र्क महसूस करने के लिए गौर करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन तुम्हारे ऊपर जमी हुई बर्फ़ मुझे कोफ्त में मुब्तला कर रही है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। इस कदर खामोश क्यों हो? तालूत ने मुंह बनाकर कहा और फिर खुद ही बोला, मैं समझा शायद साहिल पर तुम्हें मेरी तफरीह पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बस वो घुड़सवार मुझे पसंद नहीं आया था। अच्छी खासी शख्सियत थी, लेकिन खुद को नुमाया करने के लिए वो घोड़े की सवारी कर रहा था और इस तरह अकड़ा हुआ बैठा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शाह सवार और कोई मुल्क फतह करने जा रहा हो। तालूत ने यह सब कुछ इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। बहरहाल अब तो खुश हो। उस शाह सवार के सर पर बहुत से सर नमूदार हो गए होंगे। पिस्तौल खासा वजनी होता है। तुम्हारी दुनिया में इतनी इतनी सी बात पर जिंदगी छीन लेने की इजाजत किसने दी है? पिस्तौल से निकलने वाली गोली जिंदगी छीन लेती है ना? तुम बार बार इसे मेरी दुनिया कहकर तंज क्यों कर रहे हो तालूत? मैंने संजीदगी से कहा और वह चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर माजरत के आसार फैल गई। हाँ, ये गलती मुझसे होती रही है, लेकिन तुमने इसे तंज क्यों समझ लिया? तुमने इस बारे में पहले कुछ क्यों नहीं कहा? यकीन करो मेरे दोस्त, मैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, तालूत ने कहा। बस बस ज्यादा बकवास मत करो। उन खातून को देखो, खास तौर से तुम्हें देख रही हैं। मैंने एक तरफ इशारा किया। सबसे पहले मुझे मुआफ़ कर दो, उसके बाद दूसरी बात होगी। अच्छा भाई, मुआफ़ कर दिया, शुक्रिया। इसके बाद एक बात सुन लो, हम दोनों दोस्त हैं। अगर एक दूसरे से तकल्लुफ़ रवा रखा तो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगी। तुम्हें हक है कि मेरी हर गलत बात पर मुझे टोक दो, मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, अब उस तरफ तो देखो, मैंने कहा और तालूत मेरे इशारे पर देखने लगा। एक जवानुल उमर गुड़िया सी लड़की थी, लेकिन उसका साथी स्याह रंग का गेंडा था। ग्रे कलर के सूट में वो गेंडा ही नजर आ रहा था। फैला हुआ थाना, घुंघराले बाल, फुटबॉल से बड़ी खोपड़ी, शानों पर रखी हुई गर्दन। उम्र भी लड़की से कहीं ज्यादा थी। ऐसी शक्ल में लड़की हमारी तरफ ना देखती तो क्या करती? ये हकीकत थी। उसने 2-3 बार इस तरफ देखा था। ये इसकी कौन हो सकती है? तालूत ने ज़ेरे लब कहा। पूछ लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पूछ लेता हूँ।
तालूत एकदम कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। मैं पहुंचकर रह गया था। तालूत आज हद से ज्यादा शरारत के मूड में था। इससे कबल कि मैं उसे रोकूं, वो उन दोनों की मेज के करीब पहुंच गया। मैं बदहवास नजरों से उसे देख रहा था और मेरी छठी हिस्स ने फिर किसी हंगामे का ऐलान कर दिया था। मैंने तालूत को एक कुर्सी घसीट कर बैठते देखा। लड़की और गेंडेनुमा आदमी दोनों चौंक पड़े थे। तालूत मुस्कुराते हुए उनसे कुछ कह रहा था। जवाब में मैंने गेंडेनुमा आदमी की शक्ल बिगड़ते देखी। वो आंखें निकालकर तालूत को घूर रहा था। तालूत उसी अंदाज में बैठा था। फिर उसने गेंडेनुमा आदमी से कुछ कहा और अचानक गेंडेनुमा आदमी ने अपना फौलादी हाथ घुमाया, लेकिन उसका हाथ खला में झूल गया था। तब तालूत ने कुर्सी खिसकाई और खड़ा हो गया। उसने फिर कुछ कहा और गेंडेनुमा आदमी ने भी कुर्सी खिसकाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी तोंद मेज के नीचे फंसी हुई थी। मेज उलट गई और उस पर रखे हुए बर्तन नीचे गिर पड़े। कुर्सी पर बैठी हुई लड़की उछलकर एक तरफ हट गई। मार डालूंगा, कुत्ते, कमीने, जलील। गेंडा हलक फाड़कर धाड़ा और लोग चौंक चौंक कर उधर देखने लगे। गेंडा फिर तालूत पर झपटा था, लेकिन तालूत अपनी जगह से हट गया और शायद उसने गेंडे के पांव भी अड़ा दिया था। नतीजे में गेंडा करीब ही एक और मेज पर गिर गया, जिस पर मर्द और 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। उसके खौफनाक वजन से मेज की जो हालत हुई होगी जाहिर है। मेज पर बैठे हुए चारों अफराद उछलकर खड़े हो गए। जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गेंडा बिल्कुल पागल हो गया था। उसके हाथ में एक बड़ी प्लेट आ गई, जो उसने उठाकर पूरी कुव्वत से तालूत पर उछाल दी, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए एक मौजिज आदमी के मुंह पर लगी और उसकी तवील चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। गेंडे ने दूसरी प्लेट उठा ली, लेकिन इससे कबल के वो उसे किसी पर खींच मारे, अचानक 2-3 आदमी उस पर टूट पड़े। उन्होंने गेंडे की मुरम्मत शुरू कर दी। दूसरे लोग भी उस पागल आदमी से नफरत का इजहार कर रहे थे। तालूत बड़े वकार से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। चलो यहाँ से चलें, घटिया जगह है, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा और हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन अभी चंद ही कदम चले थे कि लड़के और लड़कियों का वो गिरोह बिपरा हुआ होटल की तरफ आता नजर आया, जिसे हमने साहिल पर परेशान किया था। उनके साथ मजीद 4-5 अफराद थे। सबसे आगे बेमुल्क के शहजादे हाथ में पिस्तौल लिए तनतनाते चले आ रहे थे। मैंने एकदम तालूत का बाजू पकड़ लिया। क्या बात है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बिला वजह एक और बेगुनाह मारा जाएगा, 2-4 जख्मी हो जाएंगे। किसी तरकीब से उनसे उलझे बगैर निकल चलो। चलने की क्या जरूरत है, ये लो। तालूत ने मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया और फिर जब उसने हाथ हटाया तो मुझे उसकी शक्ल बदली हुई नजर आई। वो असली शक्ल में था। यकीनन मेरी शक्ल भी तब्दील हो गई होगी, मैंने सोचा और एक ठंडी सांस लेकर रह गया। मेरी असली शक्ल तो मेरे लिए और खतरनाक थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। बदमाश तालूत मेरे खौफ से नफरत करता था, चुनाचे मैंने इस मौजू पर कुछ न कहा। आने वालों ने यहाँ का माहौल देखा। गेंडा अब भी पागलों की तरह खूं कर रहा था। उसकी साथी लड़की उससे दूर खड़ी हुई थी। उसे शायद गेंडे की पिटाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। होटल के मुंतजमीन एक जगह इकट्ठे हो गए और फिर गेंडे की शिकायत पर हमारी तलाश शुरू हो गई। इस अफरा तफरी पर किसी ने हम दोनों की यकसां शक्ल पर तवज्जो नहीं दी। शहजादा आलम भी हर कोने खुदरे में हमें तलाश करके मायूस हो गए। बामुश्किल तमाम हंगामा खत्म हो सका। इस दौरान तालूत मेजों से अपनी पसंद की चीजें उठा उठा कर खाता रहा था। लोग होटल से निकलना शुरू हो गए। बेचारे होटल वाले का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। बहरहाल मुंतजमीन ने मेहमानों से दरख्वास्त की कि वो इस वक्त उनकी खिदमत नहीं कर सकेंगे। जो कुछ हो चुका है उनकी आंखों के सामने है। और जब दूसरे लोग निकले तो हम भी बाहर निकल आए। तालूत इत्मीनान से टहलता हुआ आगे बढ़ रहा था और मैं उसके साथ था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, डर लग रहा होगा। कैसा डर, मैंने चौंक कर पूछा। अपनी असली शक्ल से। अब नहीं लगता, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ज़हनी तकद्दुर दूर हो गया। आज का दिन भी अजीबोगरीब गुजरा है। इतने बहुत सारे वाकयात एकदम हो गए। अब देखना यह है कि तुम्हारे नाइट क्लब में क्या होता है, जरूर देखना। लेकिन आखिर उस गेंडे से तुमने क्या कहा था, मैंने पूछा। कुछ नहीं यार, बस उनका रिश्ता दरियाफ्त किया था। मैंने पूछा, बड़े मियाँ ये आपकी पोती हैं या नवासी? बस वो मुझे घूरने लगा। तब मैंने कहा, अगर इन दोनों के अलावा आप में और कोई रिश्ता है तो बराहे करम इस खूबसूरत लड़की को मेरे हवाले कर दें। आपके साथ उसकी शख्सियत खराब हो रही है। बस वापस से बाहर हो गया। उसने हाथ घुमाया तो मैंने उसे कहा कि लड़की के सामने नौजवान बनने की कोशिश मत करो, वरना जूते मार मार कर गंजा कर दूंगा। और इसके बाद सब कुछ हो गया। तालूत ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे आज तुम्हारे मूड पर हैरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बस यार, इस दुनिया में इसी तरह गुजारा हो सकता है। अगर इसके खिलाफ किया तो बहुत से ज़हनी अमराज लेकर वापस जाना पड़ेगा और फिर शायद मैं कभी इधर का रुख करने की हिम्मत न कर सकूं। चुनाचे मेरे दोस्त, मेरे साथ तफरीहात में भरपूर हिस्सा लो, लुत्फ आ रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक किसी गरीब इंसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, ऐश करो, मेरा क्या जाता है। टैक्सी रोकूं? नाइट क्लब का वक्त हो गया है, तालूत ने पूछा। फिर एकदम कहने लगा, यार ये टैक्सी की मुसीबत क्यों पाली है? क्यों ना रासिम से कहकर कार मंगवा लें? तुम उसे चलाना जानते हो?
ہاں جانتا تو ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم ہوٹل بھی چھوڑ دیں گے اور اپنے لیے کوئی خوبصورت سا مکان پسند کر لیں گے۔ راسم، اس نے آواز دی اور راسم حاضر ہو گیا۔ تم جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے، طالوت نے کہا۔ تشریف لائیے، راسم نے کہا اور طالوت مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ راسم نے ہماری رہنمائی ایک قیمتی کار تک کر دی۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی کار تھی، میں نے کبھی ایسی کار میں بیٹھنے کے خواب بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اب کسی چیز کے لیے مجھے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں تھا، نہ جانے کس کس کو ہم نے لکھ پتی کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ طالوت کے اشارے پر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پوری طرح ایکسپرٹ نہیں تھا، کسی زمانے میں دوستوں کی گاڑیاں چلاتے چلاتے ڈرائیونگ سیکھ گیا تھا، بہرحال کام چلا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کار سٹارٹ کر دی اور طالوت میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ ہوٹل سے ہمارا سامان مکان میں پہنچا دینا، طالوت نے راسم سے کہا اور راسم نے گردن جھکائی اور غائب ہو گیا۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، عجیب خواب کسی کیفیت میں میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، ایک نشہ سا میرے حواس پر طاری تھا۔ طالوت مجھے کار چلاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی سکھا دینا، بڑی دلچسپ چیز ہے، اس نے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ کار سست روی سے سڑکیں طے کر رہی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر تک آوارہ گردی کرتے رہے اور پھر میں نے گولڈ سٹار کی طرف رخ کر لیا۔ بہت مہنگا کلب تھا، چھوٹے موٹے سرمایہ دار بھی ادھر آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ بلا شبہ یہاں ٹیکسی سے آتے ہوئے بے حد شرم آتی۔ کلب کے کمپاؤنڈ میں اعلیٰ درجے کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک سے ایک شاندار، اور ہماری کار بھی ان شاندار کاروں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ فوراً ایک پورٹر نے ہمیں ریسیو کیا۔ میں نے اسے ریزرویشن کا نمبر بتایا اور پورٹر مجھے لے چلا۔ اس نے ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا دیا اور پھر ٹکٹ بنوا کر ہمیں پیش کر دیے۔ میں نے ٹکٹ کی رقم کے علاوہ بڑی ٹپ بھی اسے دی اور پورٹر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔